जब भी हॉरर मूवीज की बात आती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, कॉन्जरिंग मूवीज। क्योंकि जाने अनजाने इसने हॉरर मूवीज के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जहां 2013 में द कॉन्जरिंग के साथ स्टार्ट हुई ये हॉरर मूवीज आज बन चुकी हैं एक फुल फ्लेज हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहां हॉरर, माइथोलॉजी और रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है, जो सिर्फ जंप स्केयर तक लिमिटेड नहीं है। जहां हम दो रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉर्न के रियल लाइफ केसेस को मूवी के फॉर्म में देखते हैं, जहां इंटरनेट पे आपको इससे जुड़े रियल लाइफ केस फाइल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे, जो इस यूनिवर्स को और भी रियल और टेरिफाइंग बना देती है। जहां इतनी सारी मूवीज के बाद कई लोगों को इसके टाइमलाइन को समझने में दिक्कत आती है, तो चलिए समझते हैं द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के कंप्लीट टाइमलाइन को एक परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहानी की शुरुआत होती है रोमानिया के एक हॉन्टेड मॉनेस्ट्री सेंट कार्टर एबी से, जहां डार्क मैजिक से इन्फ्लुएंस होकर जहां एक प्रीस्ट गॉड की जगह सैटर्न की पूजा करने लगता है। वो हेल के पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता है, जिससे एक पावरफुल डीमन जिसका नाम वेलेक है वो दुनिया में आने की कोशिश करता है। जहां इसका पता वेटिकन क्रिश्चियन नाइट्स को चल जाता है, जिसके बाद वो क्राइस्ट के ब्लड की मदद से पोर्टल को सील कर देते हैं और उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। जिसके बाद 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मॉनेस्ट्री पे बॉम्बिंग होने के कारण वो सील कमजोर हो जाती है और वेलेक आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो वहां की नन्स का रूप लेकर कई सालों तक उन नन्स को मारता है, जिससे वो उनकी बिलीव्स का मजाक उड़ा सके। जिसके बाद 1952 में आखिरी की दो नन्स वेलेक का मुकाबला करती हैं और सिस्टर विक्टोरिया अपने आप को मार लेती हैं ताकि वेलेक उन्हें पोजेस ना कर सके। जिसके कुछ टाइम बाद फ्रेंची नाम के एक लोकल फार्मर की नजर सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी पर पड़ती है। जिसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन के लिए फादर ब्यूरिक और सिस्टर आयरीन एबी पहुंचते हैं। जिसके बाद वो और फ्रेंची मिलकर क्राइस्ट की ब्लड की मदद से वेलेक को टेम्परेरी सील कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट होता है। बिना किसी को पता चले वेलेक सीक्रेटली फ्रेंची को पोजेस कर लेता है और एबी से एस्केप कर जाता है। इसके 4 साल बाद 1956 में सिस्टर आयरीन फिर से वेलेक का सामना करती हैं, इस बार इटली में, जहाँ वेलेक अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और एक सेक्रेट रेलिक ढूंढ रहा होता है जिसका नाम है आइज ऑफ सेंट लुइस, जिससे उसे अनइमेजिनेबल सुपरनैचुरल पावर मिल सकती हैं। ये रेलिक एक बोर्डिंग स्कूल में छुपा होता है, जहाँ फ्रेंची अब काम कर रहा होता है। वेलिक फ्रेंची की बॉडी का इस्तेमाल करके रेलिक तक पहुंच जाता है और क्लाइमेक्स में पता चलता है कि सिस्टर आयरीन सेंट लुइस की डिसेंडेंट है और वो सिस्टर डेब्रा के साथ मिलकर वेलिक को दोबारा हेल में भेज देती हैं। लेकिन फ्रेंची अब भी सीक्रेटली पोजेस्ड है, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। जिसके बाद कहानी शुरू होती है एनाबेल क्रिएशन की, जहां 1943 में सैमुअल म्यूलिन्स एक डॉल मेकर अपनी बेटी एनाबेल को एक एक्सीडेंट में खो देता है, जहां ग्रीफ के कारण वो गॉड से मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन गलती से एक इवल स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं, जो उन्हें उनकी बेटी का इल्यूजन दिखाता है और उन्हीं की बनाई हुई एक डॉल में घुस जाता है और बन जाता है एनाबेल। और इसी के साथ वहां पैरानॉर्मल इवेंट्स की शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद एक प्रीस्ट आकर एनाबेल के डॉल को एक कमरे में कैद कर देता है और उस रूम को बाइबल के पन्नों से कवर कर देता है, जिससे वो कभी भी ना निकल सके। जिसके 12 साल बाद 1955 में म्यूलिन्स कपल कुछ ऑर्फन गर्ल्स को अपने घर में वेलकम करते हैं, जिनके साथ सिस्टर आयरीन भी होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की जेनी एनाबेल के इन्फ्लुएंस में आकर उस रूम का दरवाजा खोल देती है, जिस रूम में एनाबेल लॉक होती है। जिसके बाद एनाबेल की डॉल जेनी को पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है और उस घर से भाग जाती है। जिसके बाद वो अपना नाम रखती है एनाबेल, जहां वो कैलिफोर्निया में हिगन्स फैमिली के साथ रहती है, जो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद 1967 में एनाबेल अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को मार देती है और कहानी शुरू होती है एनाबेल की, जहां हिगन्स फैमिली के नेबर होते हैं जॉन और मिया, जो अपने न्यूबॉर्न बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिस कारण वो उस बच्चे के लिए अपने रूम को डेकोरेट कर रहे होते हैं। जहां जॉन एक एंटिक डॉल लेकर आता है और मिया को गिफ्ट देता है, जो और कोई नहीं एनाबेल की डॉल होती है। इसी बीच उन्हें उनके नेबर हिगन्स की चीख सुनाई देती है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हिगन्स की फैमिली को किसी और ने नहीं, एनाबेल ने मार दिया होता है। जिसके बाद वो जॉन और मिया को भी मारने के लिए उनके घर आ जाती है, लेकिन उसी बीच पुलिस टाइम पर वहां आ जाती है और एनाबेल अपना गला काटकर अपनी सोल फिर से ट्रांसफर कर देती है एनाबेल की डॉल में। जिसके बाद एनाबेल की डॉल अब फिर से शापित हो जाती है और जॉन और मिया के अनबॉर्न बेबी को टारगेट करती है। जिसके बाद क्लाइमेक्स में मिया की फ्रेंड एवेलिन डीमन को अपनी सोल ऑफर करके
अपनी जान दे देती है और जॉन और मिया की फैमिली सरवाइव कर जाती है। लेकिन इसके बाद एनाबेल डॉल फिर से वहाँ से गायब हो जाती है और 6 महीने बाद उसे एक एंटीक शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ से उसे एज अ गिफ्ट डेवी नाम के एक स्टूडेंट के लिए खरीदा जाता है। जिसके बाद 1971 में कॉन्जरिंग 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ हम एड और लॉरेन को डेबी और एनाबेल का केस हैंडल करते हुए देखते हैं। और यहीं एड और लॉरेन का पहला इंटरेक्शन होता है एनाबेल डॉल के साथ, जिसके बाद वो एनाबेल को अपने घर के बने एक आर्टिफैक्ट रूम में सिक्योरली लॉक कर देते हैं, जहाँ एनाबेल के अलावा और भी कर्स्ड आर्टिफैक्ट होते हैं। और हाँ, तुम ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये आर्टिफैक्ट रूम, म्यूजियम और एनाबेल की डॉल आज भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ तुम चाहो तो तुम आज भी उस जगह को विजिट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा तुम ऐसा ना करो। इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है 1971 में, जहाँ हम एड और लॉरेन को एग्जॉर्सिज्म पे प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, एक फ्रेंची नाम के फार्मर के ऊपर। और अगर आपको ध्यान हो तो ये वही फ्रेंची है जिसे वैलेक के डीमन ने पोजेस कर लिया था द नन मूवी के इवेंट्स के दौरान। और इसी प्रेजेंटेशन में उनकी मुलाकात होती है कैरोलिन से, जो उन्हें बताती है कि रिसेंटली उनकी फैमिली एक न्यू घर में शिफ्ट हुई है और तभी से उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। जिसके इन्वेस्टिगेशन में जब एड और लॉरेन उनके घर पहुंचते हैं, तब रिवील होता है उस घर में 1863 में बैटशिबा नाम की एक विच रहती थी और उसने अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी थी सैटन के नाम पर, और रिचुअल को पूरा करने के लिए उसने अपनी जान भी ले ली थी, जिस कारण ये जगह पूरी तरीके से कर्स्ड हो जाती है। जिसके बाद 1971 में बैटशिबा कैरोलिन को पोजेस कर लेती है और उससे अपने बच्चे को मारने के लिए फोर्स करती है। जिसके बाद एड और लॉरेन बिना चर्च की परमिशन के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और बैटशिबा का कर्स एंड हो जाता है, और इसी के साथ कंजरिंग का फर्स्ट पार्ट भी। जिसके 1 साल बाद 1972 में कहानी शुरू होती है एनाबेल कम्स होम की, जहां आपको याद ही होगा एड और लॉरेन ने एनाबेल को कंजरिंग मूवी के स्टार्ट में ही अपना आर्टिफैक्ट रूम में लॉक कर दिया था। जिसके 1 साल बाद एड और लॉरेन किसी केस पे बाहर जाते हैं, जहां उनकी बेटी जूडी, बेबी सिस्टर मैरी एलन और उसकी फ्रेंड डैनियला घर पर अकेली होती हैं, जहां अपनी चुल के कारण डैनियला आर्टिफैक्ट रूम को अनलॉक कर देती है और एनाबेल के साथ ही बाकी के कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद उनका घर एक हॉन्टेड म्यूजियम बन जाता है, जहां ये सिर्फ एक रात की कहानी होती है। जिसके बाद एंड में तीनों लड़कियां मिलकर एनाबेल को वापस ग्लास में सील करने में सक्सेसफुल होती हैं। इसके बाद 1973 में हम स्टोरी देखते हैं द कर्स ऑफ ला लोना की, जहां एना एक सोशल वर्कर होती है और चाइल्ड सपोर्ट पे काम करती है, और वो चाइल्ड वेलफेयर के बिहाफ में विजिट करती है पैट्रिशिया को, और उसके घर की कंडीशन देखकर वो समझ जाती है ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर रखा होता है और उसके बच्चे भी बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं। जिस कारण एना के कंप्लेन करने के कारण पैट्रिशिया को जेल हो जाती है। लेकिन एना को नहीं पता था कि पैट्रिशिया ने ऐसा ला लोना द वीपिंग वुमन के कारण किया था। जहां ला लोना की स्टोरी की शुरुआत होती है 1663 में, जहां अपने हस्बैंड के चीट करने के कारण वो मेंटली इतना अफेक्ट हो जाती है कि वो अपने दोनों बच्चों को डुबाकर मार देती है और साथ ही खुद की जान भी ले लेती है, जिस कारण उसे वीपिंग वुमन का कर्स लग जाता है और वो लाइफ टाइम के लिए छोटे बच्चों की स्पिरिट के पीछे पड़ जाती है। जहां 1973 में वो पैट्रिशिया के बच्चों के पीछे होती है, लेकिन एना की गलती के कारण अब वो एना के बच्चों के पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद एना फादर परेज से हेल्प लेती है, और हाँ, ये वही फादर परेज हैं जिन्होंने एनाबेल के केस पे काम किया था और उसे रूम में कैद किया था बाइबल के पेपर की मदद से। जिसके बाद फादर परेज एना को एक दूसरे प्रीस्ट का सजेशन देते हैं, जिसके बाद उन प्रीस्ट की मदद से एंड आते आते वीपिंग वुमन का कर्स टूट जाता है और वो मर जाती है। हालांकि अगर तुम आज के टाइम पे चेक करो तो इसको द कंजरिंग यूनिवर्स का पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसमें एनाबेल से जुड़े कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, सो मैं इसे इसमें काउंट करूंगा। जिसके कुछ साल बाद 1976 में कंजरिंग 2 के इवेंट्स होते हैं, जहां एड और लॉरेन एमिटविल केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, और यहीं लॉरेन को पहली बार विजन आता है द नन के फॉर्म में वैलेक का। इसके 1 साल बाद 1977 में एड और लॉरेन पहुंचते हैं इनफील्ड लंदन, जहां हॉगिन्स फैमिली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जहां स्टोरी बेस्ड है रियल लाइफ इवेंट्स पे, जहां आपको इसकी कई सारी रियल लाइफ फुटेजेस इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मूवी के लिए कई सारी चीजों को चेंज किया गया और स्टोरी को वेलेक से कनेक्ट किया गया, जहां रियल लाइफ में इस स्टोरी का वेलेक से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जहां लॉरेन को अपने आए हुए विजन की मदद से द नन का रियल नेम
वेलेक है पता चल जाता है, जिसके बाद लॉरेन उसके रियल नेम का यूज कर उसको हरा देती है और उसे हेल में दोबारा भेज देती है। ये बंदा लिटरली कितने बार हेल जा चुका है और उसके बाद भी ये वापस आ जाता है। इसी इवेंट के 4 साल बाद 1981 में स्टोरी होती है द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट की, जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स के सबसे यूनिक केसेस में से एक है, क्योंकि ये पहली बार था कि डेमोनिक पोजीशन का यूज कोर्ट में लीगल डिफेंस के लिए किया गया, जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, जहां एरन अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर देता है और बोलता है ये काम उससे डेविल ने करवाया है। जिस केस के इन्वेस्टिगेशन में एड और लॉरेन को पता चलता है कि इन सब के पीछे एक विच का हाथ है, जिसका नाम है इस्ला, जो कर्स टोटम के सहारे लोगों पर डेमोनिक इन्फ्लुएंस डाल रही होती है। जिसके बाद एंड में उसका कर्स ब्रेक हो जाता है और इस्ला खुद डीमन का नेक्स्ट टारगेट बन जाती है। और अब आने वाली है एड और लॉरेन वॉर्न की फाइनल चैप्टर द कॉन्जरिंग लास्ट राइट, जो बेस्ड है 1986 के टाइम पर, जहां हम इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स और डीमन को एक साथ देखेंगे, जो देखना काफी अमेजिंग होगा और हॉरिफाइंग भी। तो दोस्तों, ये था मेरा द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का कंप्लीट टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन, जहां आपको एनाबेल से लेकर वेलेक से लेकर रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन और कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स तक सभी मूवीज और टाइमलाइंस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको अपकमिंग द कॉन्जरिंग लास्ट राइट देखने में आसानी होगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। सो अब आप बताओ, इस यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग स्पिरिट कौन सी है? वेलेक, एनाबेल, बाथशेबा या ला लोना? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी हॉरर यूनिवर्स का ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए